नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस और ये इम्पोर्टेंट है बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चैप्टर 7 है, चैप्टर का नाम संघवाद है और नोट्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कहता है संघवाद क्या है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, एक प्रकार का सिस्टम है। मतलब सिस्टम कहने का मतलब है एक प्रकार की ऐसी प्रणाली जिसमें सभी कुछ जो होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। और आप संघवाद को 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समाहित कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलेगा। एक तो है प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। अब भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत में आपको पता है कि राज्य स्तर पर एक अलग सरकार की प्रणाली होती है और देश स्तर पर एक अलग प्रणाली होती है। तो देश स्तर पर जो प्रणाली होती है ना, इसे ही हम केंद्रीय स्तर की प्रणाली कहते हैं और दूसरा है प्रांतीय जिसे हम राज्य स्तर की प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। मतलब अब राज्य की अगर बात कर ले तो राज्य जो है वो अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए फ्रीडम होता है, उसके पास स्वतंत्रता होती है। और जब अगर हम संघ की बात करेंगे, जब हम केंद्र की बात करेंगे तो इसे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की प्रणाली मिली हुई है। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो केंद्र होता है वो राज्य के अंदर भी हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य जो है वो केंद्र के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो संघवाद आपको समझने के लिए यही जानना है कि इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक होती है प्रांतीय स्तर की और दूसरा होता है केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार जो होती है वो चाहे राज्य की हो अर्थात प्रांतीय हो या फिर वो केंद्र की हो, तो इसे अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता होती है। कुछ संघीय देश ऐसे भी हैं, कुछ संघ के देश ऐसे भी हैं जिसमें दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब ये दोहरी नागरिकता जो है वो आगे आगे की स्लाइड में आपको समझना है। तो हम बात अगर कर ले संघवाद की विशेषता, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं संघवाद के अंदर? तो देखिए 2 स्तर की सरकार होती है। पहला तो बेनिफिट यही है संघवाद के अंदर कि इसमें 2 स्तर की सरकार होती है। एक होता है केंद्र का सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री अर्थात पीएम होते हैं और दूसरा होता है राज्य की सरकार। तो इसका मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर अर्थात सीएम होता है। तो ये तो सबसे पहला व्यवस्था जो विशेषता में आता है, ये पहला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिखित संविधान। हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में भी यह जाना जाता है। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन भी है। कोई एक व्यक्ति पूरे शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। शक्ति का बँटवारा किया गया है जैसे कि केंद्र के अंदर ही अगर हम बात कर लें तो स्वास्थ्य के लिए अलग मंत्री होते हैं, सड़क के लिए अलग मंत्री होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके अंदर शक्तियों का बँटवारा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है ऐसे जो पूरे देश को चलाए, हर चीज़ में वही खुद करे, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे कि एक परिवार की बात कर लें, एक परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, तो एक ही आदमी के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। कोई आटा का काम करेगा, कोई चावल का काम करेगा, कोई हरी सब्ज़ी लाएगा, कोई घर परिवार देखेगा, कोई नौकरी करेगा। तो इसमें क्या होता है, यही हमारा शक्तियों का बँटवारा है, जिससे परिवार संतुलित रूप से चलता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की सबसे खास व्यवस्था ये है हमारे भारत में कि हमारे यहाँ का जो न्यायालय न्यायालय है, जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो स्वतंत्र है। उस पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकता है। वो निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए चलता है। मतलब कि वो निष्पक्ष रहता है, वो किसी भी पक्ष के तरफ नहीं जाता है, चाहे कोई पैसा वाला हो या गरीब हो, उसके लिए सभी समान होते हैं। और संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि हमारे भारत में सरकार किसी की हो, लेकिन वो फॉलो किसे करेगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को करेगा, हमारे संविधान को करेगा, हमारे कानून को करेगा, उसके अंदर लिखे गए अनुच्छेद को करेगा। इसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं मानेगा। इसलिए कहा जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता हमारे भारत देश में सबसे अलग विशेषता रखती है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संविधान में संघवाद। अब हमारा जो भारत देश है इसमें भी तो संघ चलता है, क्योंकि दो स्तर की सरकार है, एक केंद्र स्तर की सरकार और एक राज्य स्तर की सरकार है। तो अब हमारे भारतीय संविधान में संघवाद का क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही स्लाइड में कि ये संस्थागत प्रणाली है, एक स्टेप बाय स्टेप किया जाने वाला प्रणाली है। तो अब यहाँ पे जो भारत के संघवाद की अगर बात कर लें, तो भारतीय संविधान द्वारा संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध सहयोग पर आधारित होता है। हमारे भारत में भी दो सरकारें चलती है, एक प्रांतीय और एक संघीय, जिसे हम केंद्रीय भी कहते हैं। तो इन दोनों का जो संबंध होता है ना, एक दूसरे के सहयोग पे ही चलता है, मतलब एक दूसरे के मदद पे चलता है। कोई भी एक ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, और अगर ऐसा वो करता है तो ऐसे में हमारा जो संघ है, जो प्रणाली है, जो संघवाद की प्रणाली, वो चल ही नहीं पाएगा। चाहे राज्य हो या केंद्र हो, उसे एक दूसरे की मदद करनी होगी, क्योंकि यह एक देश का हिस्सा है। चाहे वो राज्य भी देश का हिस्सा होता है और केंद्र तो देश का हिस्सा होता ही होता है, क्योंकि वो पूरे देश पे शासन करता है। तो सबसे अच्छा हमारे यहाँ का जो भारतीय संविधान में संघवाद की अगर बात कर ली जाए, तो आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के संबंध जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होता है। अनुच्छेद 1 में देखिए, भारत के राज्यों को संघ यूनियन कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्यों को यूनियन कहा गया है, संघ कहा गया है। यूनियन इंग्लिश शब्द है और उसी का हिंदी शब्द जो होता है वो संघ होता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में दो सरकारें संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संघीय या केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के लिए सरकार की बात कही गई है। इन पॉइंट को समझिएगा, ये वीवीआई रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में दो सरकारें संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक संघीय या केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के लिए राज्य सरकार की बात कही गई। किसी भी राज्य के लिए राज्य की सरकार अलग बनेगी। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायक होते हैं, ये राज्य के अंदर अपनी सरकार का निर्माण करेंगे। दूसरी तरफ हम अगर केंद्र की बात करें, तो ये भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं, ये केंद्र सरकार में पीएम का निर्माण करेंगे और ये यहाँ पे सीएम का निर्माण करेंगे। तो ये दो प्रकार की प्रणाली जो है वो देश को एकीकृत करके चलने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये भारतीय संविधान में संघवाद था। सबसे पहला पॉइंट कि दोनों एक दूसरे के सहयोग पे चलता है, और अनुच्छेद जो 1 है वो कहता है कि भारत के सभी राज्य जो हैं वो एक संघ है, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहा गया है। और तीसरा पॉइंट है कि दो सरकारें जो है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा बनाया जाता है, जैसे प्रांतीय में विधायक सीएम का निर्माण करते हैं और केंद्र में सांसद पीएम का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं शक्ति विभाजन का। तो देखिए, शक्ति विभाजन का क्या मतलब होता है कि सरकार जो है वो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में मंत्रियों का निर्माण करते हैं, ताकि वो मंत्री अलग अलग कार्यों को देश के लिए कर सके, क्योंकि एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। तो भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों का वर्णन किया गया है। हमारे जो भारत है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में दो सरकारें हैं। पहला तो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश के लिए काम करते हैं। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये सब ऑलरेडी हम जानते भी हैं कि केंद्र सरकार का काम पूरे देश पर शासन करना होता है। वो पूरी देश को लेके चलता है, पूरे देश के राज्यों को समाहित करके चलता है। लेकिन दूसरी सरकार जो राज्य स्तर की सरकार होती है, जिसका कार्य क्षेत्र केवल राज्य तक ही सीमित होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बिहार लेके चलते हैं। अब बिहार में क्या है, और अब पूरे भारत की भी बात कर लेंगे, तो बिहार की जो सरकार है उसका काम क्या है कि बिहार के अंदर अपने क्षेत्र के ऊपर काम करना। लेकिन वही अगर हम नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ बिहार को तो लेके चलना नहीं है। उनके काम है कि सभी राज्यों को मिला के चलेंगे। तो यही पे बात है कि हमारे दो सरकार का वर्णन किया गया है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार का काम है पूरे देश को लेके चलने का, और राज्य सरकार का काम अपने राज्य तक ही सीमित होता है। दोनों ही संवैधानिक सरकार है, संविधान के द्वारा ही बनाए जाते हैं और दोनों संविधान का पालन करना है। दोनों में से कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और इनकी क्या कार्य है, ये कौन कौन से काम करेंगे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है कि राज्य सरकार को कौन कौन से दायित्व दिए गए हैं, केंद्र सरकार को कौन कौन से दायित्व दिए गए हैं। कुछ ऐसे दायित्व भी हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके काम करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बता दूंगा कि शिक्षा है वो क्षेत्र, और इसके बाद स्वास्थ्य भी वो क्षेत्र है। तो इन सभी चीजों के ऊपर
दोनों मिलके काम करते हैं। संविधान में यह भी बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, अक्सर होता रहता है, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो उसको सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। यहाँ पे न्यायपालिका का रोल उत्पन्न होता है। हालाँकि न्यायपालिका में भी मैंने आपको बताया है कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या होता है, दोनों के लिए न्यायालय कैसे जा सकते हैं। आपके यदि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कैसे न्यायपालिका जाएँगे। लेकिन यदि यहाँ पे एक केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में लड़ाई होता है तो वो भी कहाँ जाएँगे? न्यायपालिका जाएँगे और स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष होके उनके विवाद का निपटारा करेगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए ये संघ सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संघ सूची क्या आ गया। तो संघ सूची का मतलब देश का सरकार, केंद्र का सरकार, प्राइम मिनिस्टर का सरकार। राज्य सूची का मतलब राज्य के अंदर जिसका सरकार होगा उसके बराबर काम होगा। और समवर्ती का मतलब होता है जो ये और ये दोनों करेंगे। एक बार इसको समझ लीजिए, संघ सूची में देश से जुड़े हुए नियमों को लिखा गया है कि कौन-कौन से कार्य देश को करना है। राज्य सूची में राज्य से जुड़े हुए काम को लिखा गया है, लेकिन समवर्ती सूची में कुछ ऐसे काम भी हैं जो देश और राज्य को मिलके करना है, तो वो समवर्ती हो गया, वो दोनों को करने होते हैं। तो ये तीनों सूची भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात अगर करें भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्ति क्या-क्या है, जो संघ सूची को मिला हुआ है। तो देखिए विदेश मामले में, युद्ध के मामले में, शांति के मामले में, बैंकिंग के मामले में, रेलवे के मामले में, डाक के मामले में, तार के मामले में, वायुसेना के मामले में, बंदरगाह के मामले में, विदेश व्यापार और मुद्रा के बारे में सिर्फ और सिर्फ संघ काम करेगा, केंद्र काम करेगा। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कैसे? तो देखिए ऐसे, विदेश मामले में जब भी कोई हमारे देश से दूसरे देश की बातचीत होती है तो उसमें राज्य की हस्तक्षेप नहीं होती है। उसमें हमारे देश के मिनिस्टर एक देश से दूसरे देश में मेहमान बन के जाते हैं और बातें करते हैं। इसके अलावा अगर देश से किसी प्रकार का युद्ध की कोई बातें हो गई तो उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसमें देश ही करेगा। शांति के मामले में देश ही करेगा। बैंकिंग जितनी भी है सिस्टम वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के अंदर। डाक केंद्र सरकार के अंदर आता है। इसके अलावा वायुसेना, बंदरगाह, विदेश के साथ जो भी व्यापार है, मुद्रा से संबंधित कोई भी कार्य है, ये सभी और सभी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सूची के अंदर आता है, संघ सूची के अंदर आता है। इन विषयों पे सिर्फ केंद्र विधायिका ही कानून बना सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, विधायिका मैंने आपको राज्य के लिए बताया था, लेकिन विधायिका का मतलब सांसद भी होता है। हमारे पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में दोनों जनप्रतिनिधि होते हैं। हम आपको समझाने के लिए सांसद बोल देते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का विधायिका ही होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मैं बता दूं तो विधायिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य के लिए और एक देश के लिए। तो देश के लिए जो होता है उसे ही हम सांसद कहते हैं और राज्य के लिए विधायिका कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्र विधायिका का मतलब हो गया केंद्रीय सांसद। तो आपको यहाँ पे संघ सूची में समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन सी चीजें हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अपना कार्य कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। तो देखिए कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, पशुपालन, ये सारी चीजें राज्य सूची के अंदर आता है। राज्य के अंदर जो भी खेती हो रही है उसका जिम्मेदारी वहाँ की सरकार का है। पुलिस की जिम्मेदारी उसकी है। जेल खाना मतलब जो जेल वगैरह होता है उसकी भी जिम्मेदारी उसी की है। स्थानीय शासन मतलब मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, ये सभी का जो जिम्मेदारी है वो राज्य के अंदर ही होता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के हेल्थ से रिलेशन में भी उनको ध्यान देना होगा। इसके अलावा उस राज्य से जुड़े हुए जमीन, उस राज्य के अंदर शराब के काम और पशुपालन के काम, इन सभी चीजों में राज्य सूची को कार्य करना होता है अपने राज्य के अंदर। ये नहीं कि वो दूसरे राज्य के अंदर चले जाएंगे। उनका जो राज्य होगा उसमें ये इन सभी पॉइंटों के ऊपर काम करेंगे। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। मतलब जो जनप्रतिनिधि राज्य के अंदर जीतते हैं वही इस पे कानून वगैरह बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों में आते हैं जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा, इसको केंद्र भी देखेगा, राज्य भी देखेगा। वन, इसको भी केंद्र और राज्य दोनों देखेगा। मजदूर संघ, इसे भी केंद्र और राज्य दोनों देखेगा। गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारे कुछ ऐसे काम हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों आपस में मिलके काम करते हैं।
केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका, यहाँ पे आ गया ना, मैंने आपको पहले बताया था कि केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। मतलब सांसद भी कानून बना सकता है और विधायक भी कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि इस राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को ये केंद्र के द्वारा जो सांसद होते हैं वही पास करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। देखिए अवशिष्ट शक्तियां वीवीआई रहेगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए। तो इसमें वे सभी मामले शामिल हैं, वो सारी सारी जानकारी आती है जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ, ना मतलब केंद्र के सूची में हुआ, न राज्य के सूची में हुआ, न समवर्ती सूची में हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे तो बच गए हैं जो इन तीनों में से किसी में नहीं है, तो इसे हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जिसे जैसे में आपको साइबर कानून है, इन विषयों पर केवल केंद्र के लोग ही कानून बना सकते हैं। मतलब कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां रह गई है उसके ऊपर पूर्ण रूप से केंद्र ही हावी होता है, जैसे साइबर कानून बनाना, इन सभी में राज्य के हस्तक्षेप नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद क्या होता है। तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। मतलब अगर देश में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, अशांति उत्पन्न हो रही है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, हिंसा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में इसमें सबसे ज्यादा दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार ही इसमें हस्तक्षेप करता है। ऐसा करने में उसे राज्यों का भी सहयोग प्राप्त हो, ऐसा कौन चाहता था? हमारा संविधान चाहता है, और ऐसा होता भी है। अगर किसी राज्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करता है और राज्य को उसमें उसकी सहयोग करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि कई सारे राज्य हैं, तो मान लीजिए कि तमिलनाडु एक राज्य है। तमिलनाडु में कोई दिक्कत हो गई, कोई क्राइम हो गया, और क्राइम करने वाला उत्तर प्रदेश का था, यूपी वाले का था। यूपी के लोग जाके तमिलनाडु में कोई क्राइम कराए, फिर वहां से वो भाग के उत्तर प्रदेश आ गया। अब तमिलनाडु पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, केस करेगी, और वो यूपी आएगी, तो यूपी के सरकार का काम है कि इस आरोपी को करके इसको दे। ये सहयोग होता है। तो ऐसे ही सहयोग के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद किसी राज्य में से उसे राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई राज्य का निर्माण या 2 राज्यों को मिलाने का काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है, लेकिन ये राज्य की विधायिका नहीं कर सकती है, ये केंद्र के सांसद ही कर सकते हैं। उनके ऊपर यह निर्भर करता है कि किसी राज्य को अलग करना है या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना है। वह किसी भी राज्य के सीमाओं का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार के सांसद ही उपयोगी होते हैं। ये उनको फ्रीडम अनुच्छेद 3 से प्राप्त होता है। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानून के रूप में केंद्रित हो जाती है, मतलब कानूनी रूप से केंद्रित हो जाती है किसके पास? केंद्र के पास। अब देखिए अगर इमरजेंसी अगर लगती है तो इमरजेंसी में संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उसे विशेष रूप में कानून बना सके और राज्यों को अधिक क्षेत्रों में जो उनके क्षेत्र राज्य के अधिक क्षेत्रों में आता है उस पर वो लागू कर सके। एक बार इसे समझ लीजिए, इमरजेंसी में राज्य की शक्तियां छीन हो जाती है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार के पास आप कह सकते हैं चली जाती है। और इस समय विशेष रूप से किसी भी नियम कानून के साथ अगर फेरबदल करना है तो वो देश के प्रतिनिधि जिसे सांसद कहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। मुद्रा के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। पैसों के आवाजाही, लेन देन, लोन, अंतरराष्ट्रीय बैंक से लेना हो या देना हो, इस पे ना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार केंद्र के पास मुद्रा के अनेक साधन होते हैं। राज्य अनुदान सहायता के लिए केंद्र पर ही आश्रित होता है। अब राज्य को यदि किसी भी प्रकार के पैसे की जरूरत है तो वो किस पर आधारित होगा? केंद्र पर। उसे केंद्र जो मदद करेगा उसी से उसको काम चलाना होता है। राज्यों के राज्यपालों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है। अगर वो किसी परिस्थिति में देखता है कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है
तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अगर उसे 77 लगता है तो वो विधानसभा को भंग कर देगा, सरकार खत्म हो जाएगी और वहां पे हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए। अगला पॉइंट हमारा कहता है जब केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा से अनुमति लेना आवश्यक है। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य में किसी भी प्रकार के नए कानून बनाने जरूरी हैं तो ऐसे समय में सबसे पहले वो राज्यसभा से अनुमति लेगा। जैसे केंद्र सभा होता है जो दिल्ली में लगता है और राज्यसभा उस राज्य के राजधानी में लगता है, तो उससे अनुमति लेगा और फिर अनुमति प्राप्त करने के बाद वो उस प्रकार के कानून को बना देगा जो उस राज्य के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 257 वन, प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका इस तरह से अपना कार्य करे जिससे संघ के कार्यपालिका को कोई अड़चन उत्पन्न न हो। मतलब राज्य की जो पुलिस होती है वो इस प्रकार से उनको काम करना चाहिए जिससे संघ के कामों को डिस्टर्ब ना हो। ये हमारा अनुच्छेद 257 वन कहता है, इसका उल्लंघन कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद हैं 33 नंबर और 34 नंबर। इसकी संख्या सरकार की शक्तियों को उसे शक्ति में काफी बढ़ा देता है। देखिए ये जो 33 अनुच्छेद है और 34 अनुच्छेद है, ये सरकार की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। जब देश में किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो ये 33 नंबर वाला अनुच्छेद और 34 नंबर वाला अनुच्छेद सरकार को अधिक शक्ति प्रदान कर देता है, अधिक स्वायत्ता दे देता है, अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। अब देखिए आपस में जो इनके लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बारे में भी जानना है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की है। केंद्र सरकार जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि राज्य सरकार जो है वो शासन चलाने में उतना पावरफुल नहीं है। तो इसमें भी जो राज्यों में भी जो सरकारें हैं ना उसका भी पावर ना केंद्र के पास ही होता है। इस वजह से समय समय पर क्या होता है ना कि राज्य और केंद्र आपस में लड़ते रहते हैं। केंद्र नहीं लड़ता, राज्य ही लड़ता रहता है। वो कहता है कि मुझे और शक्ति दो, मुझे और स्वायत्ता दो, मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए, और वो शक्तियों की मांग करते रहते हैं। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाइयां झगड़ा चलती रहती है। सेकेंडरी राज्यों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न होता रहता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए जो राज्य है ना ये कहता है मुझे पावर चाहिए, और पावर चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे हस्तक्षेप किसी का नहीं चाहिए, लेकिन केंद्र कहता है चुप कर, मैं तेरे पे नजर रखूंगा। हमारा संविधान हमें कहता है कि राज्य के ऊपर पूरी नजर रखो, कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था में अक्सर तनाव बनता रहता है राज्य और केंद्र के बीच। तो हम बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। तो देखिए राज्य जो है वो समय समय पर केंद्र सरकार और अधिक स्वायत्ता का मांग करता रहता है, मतलब फ्रीडम की मांग करता रहता है। तो वो कौन कौन से फ्रीडम है जो एक राज्य केंद्र से चाहता है, केंद्र से क्या क्या डिमांड करता है। तो पहला तो है वित्तीय स्वायत्ता, मतलब राज्यों के आय के साधन सीमित है, उसे ज्यादा पैसे टैक्स से नहीं मिल पाते या फिर आय से नहीं मिल पाते, तो संसाधनों पर नियंत्रण भी सीमित ही है। मतलब कि राज्य के अंदर जो भी संसाधन होते हैं उस पे उसका ज्यादा हक नहीं होता है। अब देखिए राज्य जो सरकार है वो चाहता है कि उन्हें वित्तीय स्वायत्ता मिले, मतलब राज्य के अंदर मौजूद जितने भी संसाधन हैं उसमें उनका हस्तक्षेप हो, उसके टैक्स उन्हें प्राप्त हो, जिससे उनको वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त हो। तो इस कारण से भी ये दोनों आपस में टकराते हैं। प्रशासनिक स्वायत्ता भी चाहते हैं राज्य सरकार, दैनिक प्रशासन के मामले में और अधिक चाहत रखता है, मतलब केंद्र सरकार से और अधिक स्वायत्ता की मांग चाहते हैं। मतलब जो पुलिस बल होते हैं, जो पुलिस होते हैं उनको बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया। तो इन सभी चीजों को चाहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य की सरकार की वो हमारे अंदर कार्य करें। तो इस चीज को लेके भी इनके बीच में अनबन बनी रहती है, इसे हम प्रशासनिक स्वायत्ता कहते हैं। अगला है सांस्कृतिक और भाषण मुद्दे। काफी राज्य जो है वो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं आज भी। जो साउथ में दक्षिण भारत में जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। तो इनके राज्य में प्रचलित भाषा को ही प्रोत्साहन देने के लिए ये राज्य मांग करते रहते हैं। ये राज्य का मांग ऐसा है कि हमारे जो लोकल लैंग्वेज है इसे ही प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए केंद्र और राज्य के संबंध आपस में बनते बिगड़ते रहते हैं। बात कर लेते हैं स्वायत्ता की मांग को लेकर। शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को ज्यादा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए, ये स्वायत्ता की मांग रहती है, मतलब फ्रीडम की मांग रहती है। किसी राज्य के पास
आय के, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आय के स्वतंत्रता साधन होने चाहिए, मतलब इनकम के स्वतंत्रता साधन होने चाहिए और साधनों पर उसका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। ये ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये क्या क्या चीज चाहते हैं, तो वित्तीय स्वायत्ता चाहते हैं, प्रशासनिक स्वायत्ता चाहते हैं, सांस्कृतिक और भाषा के मुद्दे पर स्वायत्ता चाहते हैं। प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है, जैसे कि राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। केंद्र का नियंत्रण जो राज्य पे होता है, इससे राज्य जो है वो नाराज रहता है, उसे चाहिए फ्रीडम। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस इस पॉइंट में कर लिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ भी आया होगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। किसी राज्य के अंदर राज्यपाल की भूमिका क्या है और देश के अंदर राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी में किस प्रकार की शक्ति होती है, कौन कौन सी शक्ति केंद्र के पास और राज्य के पास होती है। तो देखिए, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, इसे मतलब वोट देके नहीं जिताया जाता। तो अधिकतर राज्यपाल जो होता है वो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ होते हैं। इस पॉइंट को समझ लीजिए, वीवीआई रहेगा, एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। अब आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि राज्यपाल बनता कैसे है, तो राज्यपाल को बनाने के लिए वोटिंग नहीं होता, जनता नहीं चुनती, सांसद नहीं चुनता, विधायक नहीं चुनता। ये अक्सर रिटायर्ड कलेक्टर हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं या कोई डिफेंस के लोग हो सकते हैं, मिलिट्री के हो सकते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं ना, उन्हीं को राज्यपाल बनाया जाता है, या पुराने राजनेता हो सकते हैं, इनको राजनेता, यहाँ पे किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जाता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये केंद्र सरकार के द्वारा होती है, मतलब जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 1983 में एक आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा, 1983 में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग को सर कौरिया आयोग के नाम से जाना जाता था। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी, यह बताया था कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि जब भी आप किसी राज्यपाल का चुनाव कर रहे हो, तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और उसे चुनने में भी ईमानदारी दिखाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 356, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी राज्य में इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आपको अनुच्छेद 356 को याद रखना है। इससे ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो। मतलब अगर राज्य का जो सीएम है वो संविधान को सही तरीके से नहीं लेके चल रहा है, इसके अलावा वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वहां पे किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, तो धारा 356 के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति उस राज्य में इमरजेंसी लगा देता है। और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पूरा राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे, सीएम को हटा दे, उसका विधानमंडल भंग कर दे, राज्य विधानसभा को निलंबित कर दे, विघटित करने की अनुशंसा कर दे, और इससे अनेक विवाद पैदा हुए। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के माध्यम से इमरजेंसी लगा दिया जाता है, तो सारा पावर जो है वो राज्यपाल के अंदर आ जाता है। अब राज्यपाल उस राज्य के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर देता है, निलंबित कर देता है, हटा देता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नए राज्यों की मांग। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में समय समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रही है। नवीन मतलब होता है नए राज्यों को बनाने की मांग उठती रही है। अक्सर भारत के जो संघीय व्यवस्था है उसमें नए राज्यों को बनाने का बात चलता रहता है, जिसे राजनीतिक कारणों से संघ एवं राज्यों में तनाव बढ़ जाता है। अब ये भी एक कारण है कि जब कोई बड़े राज्य को तोड़ के दो अलग अलग राज्य ए और बी बनाया जाता है, तो इससे राज्य नाखुश हो जाता है, क्योंकि उससे बड़े राज्य से ज्यादा इनकम आता है, उससे ज्यादा वोट मिलता है, वो ज्यादा क्षेत्रों पर अपना शासन करता है। लेकिन जब ये राज्य छोटा होता है तो वहाँ के लोग मतलब कि मंत्रिमंडल नाराज हो जाते हैं संघ से। अब हम आपको अंतर राज्यीय विवाद के बारे में बता देते हैं। पहला तो है कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक राज्य भी दूसरे राज्य से लड़ता रहता है। जैसे बेलगांव को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है। ये 2 राज्य आपस में भिड़े हुए हैं।
कौन-कौन से? अब देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद चल रहा है। एक गाँव को लेकर, एक जगह है बेलगाँव, उसको लेकर ये दोनों लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर आता है, वो कह रहा है ये मेरे अंदर आता है। तो इन दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। दूसरा पॉइंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों में नदियों के पानी को बँटवारे को लेकर भी विवाद होता रहता है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो अंतर्राज्यीय मतलब राज्य राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसे ही हम अंतर्राज्यीय विवाद के नाम से जानते हैं। वो सीमा या ज़मीन को लेके हो जाए या फिर नदी के पानी को लेके हो जाए या कई बार जंगल और वन को लेके भी होता है, पहाड़ों को लेके होता है, खदानों को लेके भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या कहता है विशिष्ट प्रावधान क्या है? तो विशिष्ट प्रावधान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 झ तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 371 से आपको इन राज्यों में कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई है, कुछ फ्रीडम प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 झ तक में इन सभी राज्यों को कुछ फ्रीडम दिया गया है। वहीं पे बात अगर हम जम्मू कश्मीर की कर लें तो अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। देखिए हालांकि अब ये खत्म हो चुका है। अब हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक्स्ट्रा पावर था जम्मू कश्मीर में उसे बहुत कुछ हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के अनुसार जो केंद्र अनुसूची और समर्थन सूची की कुछ विशेष पर संसद द्वारा कानून बनाना, उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यक थी। अब देखिए समझिए पहले क्या होता था कि जम्मू और कश्मीर में किसी भी प्रकार के कानून को लागू नहीं किया जाता था, उनका कानून ही अलग था। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपना तिरंगा भी अलग रखा था, मतलब उनका झंडा भी अलग था, उनका पहचान अलग था। वो भारत देश से अलग मानते थे, उनके नियम अलग थे, हमारे भारत देश के कानून नहीं मानते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं है, अब उनपे भी वही नियम कानून लागू होता है जो भारत के अन्य राज्यों पे लागू होता है। तो इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर था। जम्मू कश्मीर को लोग अंतर के रूप में देखते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी स्वायत्तता प्राप्त थी। राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त अशांति के आधार पर आपातकालीन भी नहीं लागू किया जा सकता था। मतलब राष्ट्रपति के चाहने के बाद भी वहां पे इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता था जब तक कि वहां का शासन उसे सहमति न दे। लेकिन अब ये सारी चीजें वहां पे समाप्त हो गई है। अब जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत के अन्य राज्यों की तरह है जहां पे केंद्र सरकार का भरपूर शासन चल रहा है और केंद्र सरकार के अंदर वो सारी चीजें हो रही है। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 7 के लिए जो संवाद है वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।